कालका, हरियाणा। संजय कुमार छोटे से शहर कालका में मूंगफली बेचकर रोजी रोटी कमाते थे। संजय कुमार की बेटी सुनीता अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक निजी टेलीमार्केटिंग कंपनी में नौकरी कर रही थी। अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो दृढ़ता से काम कर रही थी। एक शाम सुनीता काम खत्म करके घर लौट रही थी। उसका घर ऑटो रिक्शा स्टॉप से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था। सुनीता ने घर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। कार के अंदर 4 आदमी थे। उन्होंने सुनीता को दबोचा और गाड़ी में लेकर भाग निकले। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सुनीता कुछ नहीं कर पाई। जब वो चिल्लाई तो अपराधियों ने उसका गला दबोचा और मुंह बंद कर दिया। सुनीता बेहोश हो गई। इस हाथापाई में उसका हैंडबैग और सैंडल कहीं रास्ते में ही गिर गए और कार तेज रफ्तार से हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर से होते हुए शिमला की ओर निकल गई। जब उसे गाड़ी के अंदर खींचा गया और वो चिल्ला रही थी तो उसे कई लोगों ने देखा। वो यहीं से उठाई गई थी, यहीं से पता लगा था, यहीं से उठाई गई। जब उसको उठाने लगे होंगे तो वो लड़की चिल्लाई तो 3-4 आवाज मैंने उसके मुंह से सुना, मम्मी मम्मी मम्मी। सुनीता की मां को उसके घर नहीं लौटने पर चिंता हो रही थी, इसलिए हड़बड़ाहट में वो भी उसी जगह की तरफ भागी। मैं तो भागी यहाँ से। क्या हो गया, क्या हुआ है यहाँ पर? फिर लोगों ने कहा कि एक लड़की को उठा ले गए, उसका पर्स पड़ा है, चप्पल पड़ी है। मैंने बोला दिखाओ। मैंने देखा ये तो मेरी बेटी की है। मेरी बेटी भी इसी समय आती है ड्यूटी से। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी थी। और एक होशियार आदमी ने कार का नंबर भी नोट कर लिया था। ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी पुलिस सोर्सों के थ्रू कि ये हिमाचल में एंटर कर गए हैं, तो हिमाचल पुलिस को भी ऑन फोन और वीटी दी गई। एसपी पंचकुला ने टेलीफोनिकली मुझे और डीएसपी परवाणु को सूचित किया, जिस पर मैंने डीएसपी परवाणु, एसएचओ धर्मपुर और एसएचओ परवाणु, बाकी तमाम ज़िला सोलन के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने क्षेत्र में नाकाबंदी करें। हरियाणा के पंचकुला और हिमाचल के सोलन जिले के पुलिस बल ने सड़कों पर अपना जाल बिछा दिया था। लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी के अंदर सुनीता के साथ हो रहा था। जैसे ही गाड़ी टोल नाके पर पहुंची, एक कर्ता ने रोती बिलखती सुनीता का मुंह कंबल से ढक दिया। पैसे देने के बाद बिना रसीद लिए कर्ताओं ने गाड़ी तेजी से निकाल दी। तीनों सरदार जी ने पैसे लिए, 30 रुपए उन्होंने दिए। लड़की बैठी थी, 4 लड़के थे। ये नहीं पता था भी कौन। न कानून का डर, न खुदा का खौफ। नशे में धुत उन युवकों ने इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी थी। हिमाचल के धर्मपुर इलाके के जंगल में उन्होंने सुनीता का किया गया, लेकिन इस से इज्जत तो पूरे समाज की ही लुट गई। उन माओं की आबरू छिन गई जिन्होंने इन लड़कों को जन्म दिया था। उस रात हैवानियत की जीत हुई और संस्कारों की हार। उसके बाद गाड़ी शिमला की ओर निकल गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर थाने के इंस्पेक्टर जगदीश ने चेकपोस्ट की ओर बढ़ना शुरू किया। ठीक उसी वक्त कर्ता की गाड़ी भी धर्मपुर चेकपोस्ट की तरफ ही आ रही थी। चेकपोस्ट की तरफ से पुलिस की गाड़ी को अपनी ओर आता देखकर अपहरणकर्ता घबरा गए और उन्होंने
अपनी गाड़ी मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार एक ट्रक से जा टकराई। उस रात मानो बदनसीबी सुनीता के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। एक्सीडेंट में हुए जख्मों ने उसकी पीड़ा को और बढ़ा दिया था। उसे हॉस्पिटल ले जाते समय एक भाग निकला, पर बाकी के 3 बुरी तरह जख्मी हुए थे। उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्सीडेंट की जगह से लेकर हॉस्पिटल तक का सफर सुनीता के मनोबल की परीक्षा थी। जख्मी हालत में भी एक अपराधी सुनीता को मौत की धमकी देता रहा। पहले तो सुनीता चुप रही, लेकिन फिर डॉक्टर्स और पुलिस वालों को देखकर उसे हिम्मत मिली और उसके बाद सुनीता ने अपनी जिंदगी का सबसे अक्लमंदी और बहादुरी का काम किया। सुनीता बोली, मैंने उनको कभी देखा ही नहीं और मैं बहुत चिल्लाई। रोज मेरी मम्मी मुझे पुल के आगे से लेने आ जाती थी। तुझे देर हो जाती है, मैं आ जाया करूंगी। मैं कितनी जोर से चिल्लाई, फिर भी मम्मी नहीं आई। वो 4 लोग थे। मैं पापा की रेहड़ी के सामने भी चिल्लाई, पर उन्होंने भी नहीं सुना। लड़की ने जब हमें पुलिस को देखा तो इमीडिएटली उसका ये रिएक्शन था कि अब मेरी जान बच गई है। डिस्क्लोज किया है कि मुझे कालका से ये लोग के लाए हैं। इमीडिएटली कालका वालों को हमने इन्फॉर्म कर दिया था। सुनीता को प्राथमिक उपचार के बाद वापस उसके घर कालका छोड़ दिया गया। जबरदस्ती उठाया है मैंने इसको। ना कुछ खाती है ना पीती है। मैंने उनको बहुत बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उन लोगों ने कंबल से मेरा मुंह दबा रखा था। एक आदमी ने गाड़ी में मेरे साथ गलत काम किया और आगे जाकर इन लोगों ने गाड़ी रोक दी। फिर मुझे जबरन जंगल की तरफ ले गए और वहाँ पर 3 लड़कों ने मेरे साथ गलत काम किया। फिर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा सारे लोग घायल पड़े थे और गाड़ी एक ट्रक के नीचे फंसी थी। फिर उनमें से एक आदमी ने मुझे धमकाया और कहा कि तुम लोगों से कहना कि तुम विक्रांत चौधरी की पत्नी हो। विक्रांत, सुनील और मदन तीनों अपहरणकर्ता इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और चौथा सुशील, जो एक्सीडेंट के बाद भाग निकला था, पुलिस उसकी तलाश में है। जो बेसिक इंटेरोगेशन की है उसमें यही पता चला है कि ये मोस्टली यूपी के रहने वाले हैं और आर्मी में पहले काम करते थे। वहाँ से नौकरी से बर्खास्त हैं। जब कालका से गुजर रहे थे इनको लड़की नज़र आई और इन्होंने काफ़ी शराब पी रखी थी। तो शराब के नशे में ही इन्होंने लड़की को ज़बरदस्ती कार में बिठाया और हिमाचल की तरफ ले गए। इन्होंने जो कार इस वारदात के अंदर प्रयोग की है, ये भी इन्होंने अपना गाजियाबाद मोदी नगर के इलाके से चोरी की थी। हमारे ऊपर तो कलंक लग गया, सब कुछ खत्म हो गया। हमारे तो सुबह ही रोते रोते होती है। अब तो सारी जिंदगी ही रोना है। ये दुर्भाग्य की बात है कि सुनीता की माँ ये सोचती हैं कि उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। सुनीता ने तो बड़ी बहादुरी से उन दरिंदों को पकड़वाकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। एक हादसा सुनीता के आत्मविश्वास और जीने के प्रति उसके उत्साह को हिला नहीं सकता। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का लक्ष्य सुनीता पूरा करके रहेगी। उसका सिर हमेशा ऊंचा था और हमेशा ऊंचा ही रहेगा। एक समाज के नाते सुनीता और उसके परिवार को हमारी दया की नहीं, हमारी सही सोच की जरूरत है।
एक मैं रिकमेंडेशन करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू, एक बड़ा सिंपल सा सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट है पेपर स्प्रे। 500 रुपये का एक कैन आता है और बड़ा इजीली अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली में मार्केट में चले जाएं, चंडीगढ़ में चले जाएं, अगर हर लेडी अपने पर्स में वो पेपर स्प्रे रखे, और वो इतना इफेक्टिव है कि अगर एक स्प्रे आप कर दें तो अगर आपके सामने 10 लड़के भी हैं वो उठ नहीं पाएंगे अगले 2 घंटे तक। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिससे जूझने के लिए हम सभी औरतों को हमेशा चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बल्कि सभी पिताओं, भाइयों और पतियों को भी उस सारे प्रोसीजर की जानकारी होनी चाहिए जो खबर मिलते ही तुरंत करने चाहिए। महिला पुलिस अधिकारी, एनजीओस या फिर इंटरनेट के माध्यम से इन सभी प्रक्रियाओं का विश्लेषण प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे प्रोसीजर्स अपराधी को पकड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। याद रखिए, मुंह खोलकर सत्य बोलना के खिलाफ सबसे बड़ा रामबाण है और चुप्पी घातक साबित हो सकती है, जैसा कि मुंबई की शालू के केस में हुआ। मुंबई शहर, सुप्रभात कॉलोनी, अंधेरी ईस्ट। वक्त करीबन रात के 12 बजे। एक घर के अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। शालू नाम की औरत का समर यादव नाम के आदमी से झगड़ा हो रहा था। शालू और समर यादव एक साथ रहते थे, उनका लिव इन रिलेशनशिप था। शालू समर यादव की शिकायत करने मकान मालिक के पास गई। समर यादव शालू को मार रहा था। फिर शालू नीचे दौड़कर मेरे पास आई। मैंने उन लोगों को मना किया कि झगड़ा मत करो वरना पड़ोसी उठ जाएंगे। फिर वे लोग अपने कमरे में चले गए और मैं दरवाज़ा बंद करके सो गया। और करीबन रात 2 बजे शालू की पड़ोसन निर्मला सिंह को उसके रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। 2 बज रहा था जब मैं ये आवाज़ रोने की आई उन लोगों की, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं रूम वाले को बोलूँगी भाई इस तरह से डिस्टर्ब होगा तो नहीं चलेगा, मैं हार्ट की पेशेंट आदमी हूँ। सुबह तकरीबन 4 बजे रोने की आवाज बंद हो गई। एक अजीब सी चुप्पी थी। उसके बाद एकदम साइलेंट, कुछ नहीं। निर्मला सिंह भी उसी असमंजस में फंसी हुई थी जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। किसी पड़ोसी के आपसी झगड़े में दखल देना ठीक है या नहीं, और अगर देना है तो किस हद तक और कैसे। लेकिन इसी सोच में कीमती वक्त गुजर गया और उसका अंजाम भी कीमती साबित हुआ। मैं सुबह नाश्ते पानी में लग गई, भूल गई ये बात, भूल गई तो बिल्कुल ही भूल गई। समर यादव अगले दिन सुबह होते ही सूरत चला गया। शालू एक बार में वेट्रेस का काम करती थी और उस रात वो काम पर नहीं आई। 5 बजे तक आती थी, 9:15 बजे तक होटल से निकल जाती थी। 29 तक लास्ट यहाँ पर काम पे आई थी वो, उसके बाद यहाँ काम पे नहीं आई थी। शालू के घर पर अगले 3 दिन तक ताला लगा रहा। समर यादव 3 दिन बाद घर लौटा। समर की चाबी कहीं खो गई थी। उसने मकान मालिक से दरवाजा तोड़ने के लिए कोई औजार मांगा। समर यादव ने मुझसे पूछा कि शालू तुम्हें चाबी देकर गई है क्या? तो मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा ताला तोड़ना पड़ेगा। उसने मुझसे हथौड़ी मांगी तो मैंने हथौड़ी दे दी। घर का दरवाजा तोड़ने के बाद जब समर अंदर आया तो उसे अपने साथी शालू की लाश मिली। ताला तोड़कर मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मेरी बीवी मर गई है, मैं क्या करूं? और फिर समर यादव ने MIDC पुलिस थाने में फोन करके शालू की मौत की खबर दी। पुलिस की टीम जल्द ही बताए गए पते पर पहुंच गई। ऊपर हॉस्पिटल में भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में डॉक्टर भी कंफ्यूज था कि उसको इतना डिकम्पोज बॉडी था कि उसको कोई इंजरी दिखने को तैयार नहीं था। पुलिस ने एक डिसाइड किया कि ये मर्डर है,
क्योंकि उसका जो पीछे के साइड में जो इंजरी था वो इंजरी से मालूम पड़ता था, क्योंकि उसको मार के उसको ये चला के निकल गए ले। अगर उस रात निर्मला सिंह या शालू के मकान मालिक में से किसी एक ने भी वक्त रहते पुलिस को खबर की होती तो शायद शालू बच गई होती, क्योंकि उसी रात शालू का कत्ल हुआ था। सवाल करने के चंद मिनटों के अंदर ही समर यादव ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस रात झगड़े के बाद ही समर ने शालू की हत्या कर दी। उनने खुद ने कबूल कर दिया कि ये मैं 29 नाइट को और 30 की सुबह इंटरव्यू नाइट को मैं और मेरा औरत का झगड़ा हो गया। उसके बाद में वो लोग ने 1.5 और 2 के बीच में उसने अपने औरत को साड़ी से लेके उसको गला ये किया, गले के बीच जाके दबाया, मारा, साड़ी से स्ट्रैंगुलेशन किया। सुबह 8:30 बजे उठ के 30 तारीख को और सीधा रेलवे स्टेशन गया, उधर ट्रेन पकड़ के सूरत गया। हर जुर्म के पीछे एक कारण होता है, एक मोटिव होता है, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा क्या कारण था? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसने समर यादव से हत्या जैसा संगीन जुर्म करवाया? शालू पहले अक्षय बार में वेट्रेस का काम करती थी, फिर वो रॉयल बार में काम करने लगी। इस बार में आने वाले कुछ ग्राहक शालू को पसंद करते थे, लेकिन शालू की इन ग्राहकों के साथ दोस्ती को समर नापसंद करता था। कुछ ग्राहकों ने शालू का फोन नंबर भी ले लिया था और वो उसे रोजाना फोन करते थे। कस्टमर उसका फेवरेट बोल के कोई नहीं था। कस्टमर तो एक उसका कस्टमर आता था, करीब 8 बजे तक आता था, बैठता था। जो भी कस्टमर जैसे आता था जाता था। हम कुछ उतना उसको ऑब्जर्व नहीं किया था। शायद उसका कुछ ऐसा रहेगा उसके साथ, ये तो हमें पता नहीं था। कस्टमर तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। शालू की बार में ग्राहकों के साथ बढ़ती नजदीकियां बनी समर के गुस्से का कारण और उस रात झगड़े की वजह भी। रोष में आकर समर ने शालू को मार डाला और अगले दिन सूरत चला गया। शालू की लाश उसने घर के अंदर ही रहने दी और दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। शालू एक समय पर निर्मला सिंह के घर पे किराएदार भी थी। निर्मला सिंह का कहना है कि शालू एक अच्छी लड़की थी। उन्हें लगता है कि अगर वो उस रात शालू और समर के बीच झगड़ा रुकवाने चली गई होती तो आज शालू जिंदा होती। लड़की बहुत अच्छी थी, लड़की में कोई दो राय नहीं था कि वो अच्छी नहीं थी करके। अब तो मुझे ये तकलीफ होता है कि अगर शायद मैं उस 2 से 4 के बीच में अगर 1 घंटे बाद भी 1.5 घंटे बाद भी उठ के बोली होती तो शायद वो बच गई होती। शालू पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और रोजगार की तलाश में मुंबई आई थी। मुंबई में शालू और समर यादव बिना शादी किए एक साथ रहते थे, यानी कि उनका लिव इन रिलेशनशिप था। पश्चिम बंगाल में शालू की एक बार पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन घरेलू हिंसा के कारण उसे अपने पति को छोड़ना पड़ा। उस शादी से शालू के 4 बच्चे हैं, जो पश्चिम बंगाल में उसकी मां के साथ रह रहे हैं। उन्हीं के पालन पोषण के लिए शालू पैसे कमाना चाहती थी। शालू काम करती थी और अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए घर पर पैसे भेजती थी। मुझे बोली माँ मैं जनवरी 2 तारीख को पैसा भेज दूंगी। न तो पैसा भेजी और ना ही उसका फोन आया। शालू का शव उसकी मां के हवाले कर दिया गया और मां ने ही उसका अंतिम संस्कार भी किया। शक और जलन किसी भी रिश्ते की हत्या कर सकते हैं। समर यादव खुद इस बात को कबूल करता है। शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी हर इंसान पर अनेक तनाव डालती है। इसके चलते ये बेहद जरूरी हो जाता है कि पीड़ित इंसान को मदद उपलब्ध हो। बुजुर्ग और अनुभवी रिश्तेदार और पड़ोसी इस तनाव को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। एनजीओज, मैरिज काउंसलर्स या फिर साइकियाट्रिस्ट से मदद लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। वक्त आ गया है कि मैं भला मेरा घर भला वाला दृष्टिकोण छोड़कर हम एक सतर्क नागरिक बनने की कोशिश करें और अगर दाल में कुछ काला नजर आए तो ठोस कदम उठाएं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और दाल जलकर सिर्फ खाक बची रहे। शालू बच सकती थी,
और हम में से कोई भी आए दिन शालू बन सकती है। याद रखिए, जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।